श्री हरि शरणम। आज जीवन प्रबंधन की हम एक नई कड़ी में स्वयं को प्रवेश कराने वाले हैं, जहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं योग के ऐसे साधन पर, जो साधन बड़ी सरलता और सुगमता के साथ हमारे बालकों में स्वाध्याय करने वाले, पढ़ने लिखने वाले छात्रों के अंदर और अन्य भी जीवन में किसी प्रकार के जो टेक्निकल कार्यों को, प्रोफेशनल कार्यों को करने वाले हैं या कोई साधारण भी कार्य करने वाले हों, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म योग के प्रति एकाग्रता को बढ़ाने वाला हम योग जो है उस पर चर्चा करेंगे। योग, जैसा कि इसका अर्थ ही है, योग का अर्थ है जोड़ना और सही तत्व को उसके सही तत्व के साथ जोड़ देना। यह योग का एक अनुपम जो है मनुष्य को देन है। योग कार्य कैसे करता है, योग के विषय में हमने कई बार बड़ी गंभीर चर्चाएं तो करी हैं, परंतु इन गंभीर चर्चाओं में से हम ऐसे सूत्रों को ढूंढने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जो बहुत ही सुलभ सूत्र हों और बड़ी आसानी के साथ पकड़ में आए, जैसा कल हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वह है कि छात्रों में एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए, या हम लोग वयस्क जो हैं हम भी अपने जीवन में एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। एकाग्रता जो होती है वह मन का विषय है, तो हमने स्वीकार कर लिया। इसी मन को योग की भाषा में चित्त कहा जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसा पतंजलि ऋषि ने कहा कि चित्त में उठने वाली जो वृत्तियां अर्थात जैसे सागर के अंदर लहरें उठती हैं, इसी प्रकार हमारे मन में उठने वाली जो विचार रूपी तरंगे हैं ना, उनको आप वृत्तियां कह लीजिए। वैसे वृत्तियां 5 प्रकार की बतलाई गई हैं, उनकी हम फिर कभी जब वृत्तियों की चर्चा करेंगे तो अवश्य बतलाएंगे। वृत्तयः पंचतयः, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जिसमें से पहली जो 3 हैं वे थोड़ी सी व्याख्या उनके लिए चाहिए, परंतु जो दूसरी 2 बच गई वे बड़ी सरल है। निद्रा अर्थात नींद में चले जाना, यह भी एक हमारे चित्त की वृत्ति है। और दूसरा स्मृति, बहुत प्रकार की यादें, बहुत प्रकार की रिमेम्बरेंसेस जो बचपन से लेकर के, पूर्व जन्म से लेकर के जो हमारे चित्त में पड़ी हैं, वो सारी रिमेम्बरेंसेस जो हैं वो इस प्रकार से सर्कुलेट करती रहती, पेंडुलम की तरह वो ऐसे हिलती रहती है हमारे वृत्तियां जो हैं। तो ये चित्त की वृत्तियों की बात है। हम ये पहले देखें कि चित्त कैसी अवस्था में होता है जब वो वृत्तियों को शांत कर सकता है। चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाएं, 5 स्टेट्स ऑफ चित्ता बतलाई गई हैं, जिसमें जो प्रथम 3 है ना, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये तीनों अवस्थाएं तो ज्यादातर मतलब मूढ़ अर्थात मूढ़ अवस्था, ये मूढ़ से भी नीचे की हैं, क्षिप्त और विक्षिप्त। इन 3 के पश्चात फिर जो 2 वृत्तियां आती हैं, एकाग्र और निरुद्ध, तो 5 अवस्थाएं चित्त की हो गई, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। केवल ये जो 2 हैं, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, केवल इन्हीं दोनों अवस्थाओं में हम योग कर सकते हैं। इन 3 अवस्थाओं में योग संभव नहीं है। ये योग के क्षेत्र से बाहर की तीनों अवस्थाएं। तो अब यहाँ पर विचार करना होगा कि हमें ऐसा अभ्यास कोई ढूंढना है, कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा चित्त एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में ही रहने वाला, उसका प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाए कि वो ऐसा बन जाए। जिस प्रकार से एक जो नट का खेल करते हैं और 2 बांस के डंडे लगाकर उस पर एक रस्सी बांधते हैं, तो उस रस्सी के ऊपर वो जो है वो एक व्यक्ति या एक छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा है कि वो चलते हैं, दोनों हाथ फैला करके वो बैलेंस बनाते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। उस समय उनका जो चित्त है वो एकाग्र अवस्था में जब तक नहीं जाएगा या निरुद्ध नहीं होगा, निरुद्ध वैसे थोड़ी और हायर स्टेट ऑफ चित्ता है, एकाग्र अवस्था जो चित्त की है वो उसी में उस पर वो ठीक से चल पाता है। तो ये बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है और बिना किसी स्कूल में गए भी वो छोटे छोटे बच्चे जो है मन को एकाग्र करके रस्सियों पर चलते, हम बचपन में खूब देखा करते थे। तो अब ये देखना है कि उस अवस्था तक हम अपने बालकों को पहुंचने में कैसे सहायक हो सकते हैं। तो यह जो चित्त है ना, अब इस चित्त पर थोड़ा और चिंतन करना पड़ेगा। ये चित्त जो है ये कार्य कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, ताकि जब ये नेगेटिव की तरफ जाता है तो हम इसको कैसे रोकें। तो कहते हैं कि चित्त नदी उभय तो वाहिनी, चित्त जो अर्थात हमारा मन है ना, ये एक नदी है, परंतु साधारण नदी जो होती है वो एक दिशा में बहती रहती है।
लेकिन चित्त रूपी जो नदी है उभय तो वाहिनी, अर्थात ये ऐसे भी बह सकती है और ऐसे भी बह सकती है। मन की तरंगे यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ भी पहुंच सकती हैं, यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ भी पहुंच सकती हैं। मन की गति, चित्त की गति का कोई किसी प्रकार से समझना संभव नहीं है। बैठे बैठे हाथ में बेशक बच्चे के सामने पुस्तक हो, विषय वस्तु हो, लेकिन उसका मन की तरंगे वो विषय से ही उठ करके, विषय में अगर आ गया अ से आम, तो आम के विषय को लेकर न जाने सारी दुनिया का चक्कर लगाता हुआ उसका मन घूमता रहता है। तो इस चित्त नदी उभय तो वाहिनी का निषेध कैसे करना है, निरोध कैसे करना है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। निरोध कहते हैं निःशेषेण रोधः। रोध माने रुकावट डाल दीजिए, निःशेषेण माने बिल्कुल शेष बचे ही नहीं। चित्त में विचार जो है, चित्त में जो डिस्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल नहीं बचे, और टोटली जो है निरोध। यहाँ पर विरोध शब्द नहीं है, यह निरोध शब्द है। निरोध शब्द के अंदर एक बात ये होती है निःशेषेण रोधा, और निःशेषेण रोधा क्या है, वो संभव नहीं है, दूसरे के द्वारा करने पर ये सिद्ध नहीं होता। जैसे बहती हुई नदी पर बांध लगा दोगे तो उसे आप विरोध कहते हो। क्यों? क्योंकि जब आपने पत्थर लगाया तो पानी पीछे से आना रुका नहीं है, वो तो आता ही जा रहा है और वो वहां पर इकट्ठा होता जा रहा है, बल्कि उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई किसी दिन तोड़ के और वो विध्वंस कर देगा। निरोध की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब हम अपने विचारों की जो नदी है इस पर हमने बांध लगाया, उसको हमने एक रुकावट जब दी, तो वह रुकावट केवल रुकावट नहीं दी है हमने, उसका जो विचारों का जो उद्गम स्थान है, जो उसकी जो जन्म का जो स्थान है ना विचारों का, हमने उस विचारों के जन्म को ही रोक दिया। वो नदी का प्रवाह ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो निरोध जो है ये वास्तव में जब कहते हैं कि अपने भीतर से विचारों का उठना ही बंद हो जाए, ऐसी स्थिति को कहते हैं। परंतु ये तो बड़े बड़े योगियों से भी संभव नहीं हो पाता। लोग प्रयास करते हैं, संभवतः प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रहती है। अच्छा, अब इस चित्त को बांधने का बड़ा ही सरल मैं आपसे आज उपाय बताने जा रही हूँ। ये तो आप जानते हो कि मैं आपको बहुत सरल और बहुत छोटी सी बात बताऊंगी। ये सरलता पूर्ण जो उपाय है ना, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल अगर ध्यान इधर उधर करेंगे तो फिर वो बात समझ नहीं आएगी। देखिए, एक बहुत सुंदर बात कही गई है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यहाँ पर वात शब्द का प्रयोग है। वात का अर्थ होता है वायु। हमारा ये जो शरीर है, जब तक इसके अंदर सांस चलती है तभी तक आपका मन कार्य करता है। ध्यान से सुनना इस बात को। जब तक आपकी प्राण चलती है, श्वास चलती है, तब मन चलता है। श्वास रुक जाती है तो मन भी खड़ा हो जाता है। और अब आपके पास एक मैं इसका बहुत सरल उदाहरण बताती हूँ, क्योंकि ये सबके साथ होता है। मान लीजिए कि आपको एक सुई के अंदर धागा पिरोना है, तो जिस घड़ी में वो सुई सूचिका के सुई के छोटे से छिद्र में जो ही धागा प्रवेश करने वाला है, उस समय कभी आप अनुभव करके देख लें कि उस वक्त आपकी कुछ क्षण के लिए आपकी सांस थम जाती है। जब तक सांस थमेगी नहीं, धागा सूचिका में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह संपूर्ण एकाग्रता मानता है। संपूर्ण एकाग्रता की स्थिति में आपकी श्वास रुकती है। आप किसी कार्य में मस्त हैं, अपने घर में बैठे हैं, अचानक से दरवाजे पर किसी ने जोर से खड़खड़ा दिया, तो आप एकदम से उचक करके जब देखते हैं, जब आश्चर्य से भर करके देखते हैं, तो उस समय आपकी सांस रुक जाती। जैसे आप ये जानना चाहते हैं कौन है, तो उस वक्त आपकी श्वास रुकती है। आप उसको एक कहते हैं ना, उसको क्या कहा जाए कि उसको हमारे यहाँ योग की भाषा में कुंभक कहा जाता है। आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक। श्वास अगर अंदर भरी है तो अंदर में रुक जाएगी कौन है करके, और अगर श्वास बाहर छोड़ी हुई है तो फिर वो बाहर करके रुकती है। जब श्वास बाहर होती है तो बाह्य कुंभक, भीतर है तो अंतः कुंभक, ऐसा कहते हैं। ये योग की प्रक्रिया है और आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब बात ये आ गई कि ये तो बात हमें समझ में आ गई, चले वाते चलम चित्तम। जितनी देर श्वास चलेगी हमारा चित्त विचार पैदा करेगा, और जब ये श्वास रुकेगी तब हमारा चित्त बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा। लेकिन श्वास को रोक करके जिया जाना ही संभव नहीं है, परंतु योग के पास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम योगा और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी श्वास को रोकने का अभ्यास जो है वो बढ़ाते हैं धीरे धीरे,
और उस अभ्यास को सुदृढ़ करते हैं। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम की हम कल बात कर रहे थे, इस प्रकार से हम श्वास को भरते हैं, देखिए, और भरने के बाद जब हम यहाँ दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके श्वास को रोकते हैं, ये आंतक कुंभक कहलाता है। और जितना ज्यादा हो सके इस अभ्यास को बढ़ाइए। आप अपने बच्चे को सामने बैठाइए, स्वयं भी अभ्यास कीजिए, और 24 बार मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से श्वास भरिए, नहीं तो दोनों नासिका छिद्र से भर करके और इस प्रकार से रोक लीजिए, अथवा वैसे ही रोक लीजिए। श्वास को रोकिए। जिस वक्त ये श्वास आपके चित्त में, आपकी फेफड़ों में भरा हुआ है, रुका हुआ है, तब आपका चित्त बिल्कुल स्थिर है। उस समय कोई विचार उसमें पैदा नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे जब आप श्वास को छोड़ दें, तो छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक फिर से एक बार श्वास को रोक लीजिए। तो श्वास को रोकने का अभ्यास जितना ज्यादा हम प्राणायाम के माध्यम से, जितनी छोटी आयु से करना शुरू कर देंगे, उतना ही हमारे बच्चे में चंचलता का जो दुर्गुण है वह नष्ट होकर के स्थिरता और एकाग्रता का गुण बढ़ता हुआ चला जाएगा। जिन बच्चों के अंदर एकाग्रता की कमी है, परंतु वे चंचल बहुत है, इंटेलिजेंट तो है, लेकिन एकाग्र नहीं कर पाते, शांत नहीं रह पाते हैं, वो हर समय चलायमान रहते हैं, ये एक अच्छा गुण तो है, परंतु कई बार यह गुण दुर्गुण बन जाता है, क्योंकि विषय के साथ एकाग्रता को लाने नहीं देता। तो उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम या किसी भी अन्य प्राणायाम की सहायता से हमें अपने प्राण की गति को कुछ सेकंड्स के लिए रोकने का जो अभ्यास है, वो अपने बच्चों को लगभग 5-6 वर्ष की आयु से हम ये करवाना प्रारंभ कर सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि जो बालक छोटी आयु से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, वे स्वभावतः ही बहुत ज्यादा एकाग्र होते चले जाएंगे। और इसकी टेस्टिंग करने के लिए जो बच्चे हमारे अभी इस स्थिति में आ चुके हैं कि भाई वो उनकी आयु 15, 16, 18 कुछ वर्ष की हो गई है और एकाग्रता बनती नहीं है, तो उन बच्चों को अपने सामने बैठा करके लगभग आधा घंटा, 1 घंटा ये प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन अगर करवाया जाए, तो उनकी एकाग्रता निश्चित जो है वह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने वाली है। तो आप इसका अभ्यास करेंगे और लाभ लेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। हरिओम तत्सत। मुस्कुराते अवश्य रहिएगा।